Assalamu alaikum. I am Advocate Ummehani Intakhab. Welcome my dear students in the Study Point online classes and the Hind Guru online classes. So I hope you all are fine and ready to begin with the class. All right. So आज हमारी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सेकेंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, characteristics of a valid agreement and also we will discuss the essentials of a contract. Okay. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारे कोटेशन के साथ. तो आज का हमारा कोटेशन है, लॉ इज़ नॉट लॉ इफ़ इट वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ एटर्नल जस्टिस. तो हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है, वो कानून बन ही नहीं सकता, वो लॉ यूज़फुल हो ही नहीं सकता अगर वो बर्बाद करता है किसको, प्रिंसिपल्स ऑफ एटर्नल जस्टिस को. ओके तो हमारा जो कानून है वो कानून बन ही नहीं सकता, कभी यूज़फुल नहीं हो सकता अगर वो वायलेट कर देता है, बर्बाद कर देता है किसको, प्रिंसिपल्स ऑफ एटर्नल जस्टिस को. तो हमारे लॉ के थ्रू अगर किसी इंसान को इंसाफ नहीं मिल सकता, किसी को जस्टिस नहीं मिल सकता, तो फिर उस लॉ का कोई काम नहीं है, वो लॉ यूज़फुल नहीं है. तो लॉ का मेन मोटिव क्या है, टू प्रोवाइड दी जस्टिस. अब अगर जस्टिस ही नहीं मिलेगा, इंसाफ ही नहीं मिलेगा लोगों को, तो फिर लॉ का क्या यूज़ है, लॉ का कोई यूज़ नहीं है. ओके सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे लॉ एस्पिरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ स्टूडेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिर्फ लॉ को बुक्स में पढ़ना ही नहीं है आपको, बल्कि उस लॉ को अप्लाई भी करना है, उस लॉ को फॉलो भी करना है. सिर्फ बुक्स में पढ़कर आपको एग्ज़ाम्स नहीं देने, आपको सिर्फ एडमिशन नहीं लेना, बल्कि उस लॉ को आपको पढ़ना भी है, फॉलो भी करना है. ओके तभी आप एक अच्छे लॉयर, एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. In the last class what we have discussed what is a contract, what is an agreement, what is the difference between the contract and the agreement, how an agreement becomes the contract, and what else we have discussed various examples and case laws. और एक चीज़ हमने और पढ़ी थी लास्ट क्लास में, दैट इज़ प्रॉमिस, मीनिंग ऑफ प्रॉमिस. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रॉमिस डिफाइन कहाँ पर है. तो सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द प्रॉमिस. अब क्या कहता है हमारा सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो पढ़ेंगे. व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent. अगर कोई पर्सन है X, वो प्रपोजल दे रहा है किसको, Y को. ओके पर्सन है X, वो प्रपोजल दे रहा है Y को. अब ये Y अगर एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी एसेंट दे देता है, यस बोल देता है, तो जिस पॉइंट पर ये यस बोलेगा तो ये एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी. ओके जिस पॉइंट पर ये अपनी एसेंट दे देगा, मतलब यस बोल देगा, देन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. हम ये मान लेंगे कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है. ओके अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. अब कोई ऑफ़र है, इसने ऑफ़र दी और इसने एक्सेप्ट कर ली, तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस. अगर कोई ऑफ़र है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो वो बन जाता है हमारा प्रॉमिस, और यही प्रॉमिस हमारा बन जाता है एग्रीमेंट, जो मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. यही बन जाता है हमारा एग्रीमेंट. सो व्हेन अ ऑफर इज मेड एंड इट इज़ एक्सेप्टेड, देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस एज वेल एज द एग्रीमेंट. ओके on analyzing the above definition, the following characteristics of an agreement becomes evident. तो एक एग्रीमेंट बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दो पार्टीज़ का होना. दो पार्टीज़ कंपलसरी हैं एक एग्रीमेंट होने के लिए. अगर दो पार्टीज़ हैं ही नहीं तो वो एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता. तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट. ओके
तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे एग्रीमेंट के लिए? तो फर्स्ट इज प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स, मतलब 2+, कम से कम 2 लोग या 2 से ज़्यादा ही लोग एग्रीमेंट बना सकते हैं, कोई भी सिंगल पार्टी एग्रीमेंट नहीं बना सकती। तो 2 पार्टीज़ का होना इज़ वेरी कंपलसरी टू मेक एन एग्रीमेंट। तो देयर मस्ट बी 2 or more persons to make an agreement, because one person cannot enter into an agreement with himself। 2 पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है कोई भी एग्रीमेंट बनाने के लिए। कभी भी एक सिंगल पार्टी अपने आप से ही एग्रीमेंट नहीं कर सकती। मैं अपने साथ ही अपने आप से ही एग्रीमेंट नहीं कर सकती, वो एक रेजोल्यूशन होगा, एक एग्रीमेंट नहीं होगा। तो एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको 2 पार्टीज़ का होना कंपलसरी है। ओके, तो यही है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स कि आपको 2 पार्टीज़ चाहिए कोई भी एग्रीमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट है कंसेंसस एड इडम। ये एक लैटिन टर्म है। कंसेंसस एड इडम एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन माइंड्स। दिमाग के बीच में एग्रीमेंट, 2 दिमाग का एग्रीमेंट या 2 से ज़्यादा। ओके, अब ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? माइंड्स हैं। 2 माइंड्स का एग्रीमेंट कहलाता है कंसेंसस एड इडम। ओके, तो अब अगर एक पर्सन के माइंड में कोई ऑफ़र चल रही है और वो दे रहा है सेकंड पर्सन को, तो ये जिसको ऑफ़र दे रहा है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जिस पर्टिकुलर थिंग के लिए, तो इसके दिमाग में भी उसी चीज़ को लेकर माइंड में सोचना कंपलसरी है। ये जिस चीज़ की ऑफ़र दे रहा है उसी चीज़ की ऑफ़र इसके दिमाग में भी होना कंपलसरी है टू मेक अ वैलिड एग्रीमेंट। ओके, अब both the parties to an agreement must agree about the subject matter of the agreement in the same sense and at the same time। तो सेम टाइम पर और सेम सेंस, जो ये ऑफ़र देगा, जो पार्टी ऑफ़र देगी, उसके माइंड में भी सेम सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये जिस चीज़ की ऑफ़र देगा वही चीज़ को इसके माइंड को भी सोचना बहुत कंपलसरी है, तभी वो एग्रीमेंट बन सकता है, अदरवाइज नहीं। अब इसको समझेंगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। ए हु ओन्स हॉर्सेस ब्लैक एंड ब्राउन। ए के पास 2 हॉर्स हैं, वन इज़ ब्लैक एंड द अदर इज़ ब्राउन। ओके, तो ए है जिसके पास 2 हॉर्स हैं, एक ब्लैक है और एक ब्राउन है। अब ए ऑफर देता है बी को। ए सेलिंग ब्लैक हॉर्स टू बी। क्या ऑफर देता है कि मैं अपना ब्लैक हॉर्स बेच रहा हूँ, क्या तुम खरीदोगे? ये बी से पूछता है। तो बी पूछता है कितने पैसे लोगे? तो ये बोलता है 1 लाख। ओके, अब इट मीन्स कंसेंसस एड इडम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू मेक एन एग्रीमेंट दैट बी शुड एग्री टू परचेज ब्लैक हॉर्स। अब कंसेंसस एड इडम के लिए क्या ज़रूरी है कि बी एग्री होना चाहिए ब्लैक हॉर्स लेने के लिए। तो ए जो है ऑफ़र देता है बी को कि क्या तुम मेरा ब्लैक हॉर्स खरीदोगे, मैं बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए में। तो बी क्या कहता है? बी एक्सेप्ट कर लेता है। बी बोल देता है यस, मैं खरीदूंगा। अब जैसे ही बी ने यस बोला तो इसको एक्सेप्टेंस मिल गई। तो ये क्या बन गया? ये एक वैलिड एग्रीमेंट बन चुका है। जैसे ही बी ने इसकी ऑफर को यस बोला, एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया? ये बन चुका है एक वैलिड एग्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है? अब अगर सेकंड सिचुएशन में बी रेडी नहीं होता, बी कहता है नहीं भाई मुझे ब्लैक हॉर्स नहीं, मुझे ब्राउन हॉर्स चाहिए, मुझे ब्लैक हॉर्स नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ? ए को बेचना है अपना ब्लैक हॉर्स, लेकिन बी क्या करता है? बी कहता है नहीं मुझे ब्राउन वाला चाहिए, मुझे ब्लैक वाला नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ? ये अब दोनों के माइंड्स में मिसमैच हो गया। ओके, मिसमैच हुआ। ए को बेचना है ब्लैक बट बी मानता है ब्राउन हॉर्स के लिए, बट
ए जो है वो मना कर देता है, नहीं मुझे ब्लैक ही बेचना है, मुझे ब्राउन नहीं बेचना। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मिसमैच। तो दोनों के दिमाग में एग्रीमेंट तभी होगा जब दोनों के दिमाग में सेम चीज़ के लिए ऑफ़र चल रही होगी और उसी ऑफ़र के लिए एक्सेप्टेंस भी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही सेम सब्जेक्ट के लिए तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। सो कंसेंसस एड इडम इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक अ वैलिड एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट है हमारे एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम एसेंशियल्स पढ़ेंगे। एसेंशियल्स का मतलब होता है रिक्वायरमेंट्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप कह सकते हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए? तो ये ए से लेकर आई तक आप जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं ये हैं आपके एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो किसी भी एग्रीमेंट में अगर ये सारे पॉइंट्स होंगे, अगर प्रेजेंट होंगे ये सारे के सारे ए से लेकर आई तक, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर ये पॉइंट्स वहाँ नहीं होंगे एग्रीमेंट में तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। द फर्स्ट इज लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो पढ़ लिया, अब ये लॉफुल क्या है? जो हम ऑफ़र देते हैं, जो हम किसी सामने वाली पार्टी को एक ऑफ़र दे रहे हैं, तो वो कानून की नज़रों में, लॉ की नज़रों में लॉफुल होनी चाहिए। वो ऑफ़र एक लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं। तो अब हम ये पढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन टू क्रिएट रिलेशनशिप, an offer must mean to make lawful relations. An offer should be such that when the other party will accept it, then it will make the legal relationship among the parties certain and clear terms. अब ये हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक पर्सन है, इसने ऑफ़र दी है। किस चीज़ की ऑफ़र दी है? कार की ऑफ़र दी है। ये ए पर्सन है जो ऑफ़र देता है बी को कार के लिए कि भाई मैं अपनी कार बेच रहा हूँ। ओके, सिर्फ इतना बोलता है, वर्ड्स पर ध्यान देना। ए जो है अपने फ्रेंड से, बी से कहता है आई वॉन्ट टू सेल माई कार। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये ऑफ़र दे रहा है बी को कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है आई वॉन्ट टू सेल माई कार, क्या ये ऑफ़र हुई? क्या ये एक वैलिड ऑफ़र है? ये ऑफ़र हुई या नहीं? सिर्फ ये सेंटेंस आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मुझे अपनी कार बेचनी है, क्या ये ऑफ़र हुई? इट्स नॉट अ वैलिड ऑफ़र। ये कोई भी ऑफ़र नहीं हुई, यहाँ पर ऑफ़र नहीं है। इसने क्या कहा है बी से? जस्ट आई वॉन्ट टू सेल माई कार। उसने सिर्फ अपने दिल की बात बोली है कि मुझे अपनी कार बेचनी है, उसने ऑफ़र नहीं दी उसको। ठीक है, सिर्फ अपने दिल की बात बोली कि मुझे अपनी कार बेचनी है। अब आगे सुनिए, ये ऑफ़र नहीं है। ठीक है, अब बी क्या कहता है? बी रिप्लाई देता है विच वन, कौन सी? हो सकता है ए के पास बहुत सारी कार्स हों, तो बी पूछता है विच वन, कौन सी बेचनी है। ठीक है, तो अब ए जो है वो रिप्लाई देता है ब्लैक ऑडी। ओके, बी क्या कहता है? ब्लैक ऑडी। और इसी के साथ ये सेकंड सेंटेंस बोलता है डू यू इंटरेस्टेड। अब बताइए, क्या ये ऑफ़र है? ये सेंटेंस बोलता है डू यू इंटरेस्टेड। पहले इसने जवाब दिया ब्लैक ऑडी कि मुझे ब्लैक ऑडी बेचनी है, उसके साथ ही साथ ये दूसरा सेंटेंस बोल देता है डू यू इंटरेस्टेड, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? तो अब हुई है ये एक वैलिड ऑफ़र। अब इसने ऑफ़र दी है अपने फ्रेंड बी को कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो कार खरीदने में। अब बी बोलता है यस। ओके, अब जैसे ही ए ने पूछा डू यू इंटरेस्टेड, ये बन गई आपकी वैलिड ऑफ़र, ये बन गई है आपकी वैलिड ऑफ़र। और जैसे ही जिस पॉइंट पर बी ने बोल दिया यस, देन इट बिकम्स योर एग्रीमेंट, बिकॉज यहाँ यस के थ्रू आपको एक्सेप्टेंस मिल चुकी है।
ओके जैसे ही ये यस बोल देता है तो दैट मीन्स उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन गया है आपका एक वैलिड एग्रीमेंट। ओके अब एग्रीमेंट बनने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाली पार्टी हमेशा आपको यस बोले, हमेशा एक्सेप्ट करे यस बोलकर, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे अलग और तरीके हैं एक्सेप्टेंस देने के। अब ये एग्जाम्पल सुनिए। ऑल्थो साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉमन वे ऑफ एक्सेप्टिंग एन ऑफर, देयर आर वेरियस अदर वेज ऑफ एक्सेप्टेंस। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं और साइन कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपने एक्सेप्ट कर ली हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, वो आपने एक्सेप्ट कर ली हैं, तो दैट मीन्स आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए। ओके अब एग्जाम्पल सुनिए नेक्स्ट। If you offer a contractor to paint your home for a certain sum of money, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं to paint your house, to paint your house, okay? आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं कि भाई ये हमारा घर है, ये पूरा घर आपको पेंट करना है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, चुपचाप सुनता है, कुछ बोलता नहीं, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि भाई बहुत अर्जेंट है, मैं तुम्हें 20,000 रुपीज़ पे करूँगा, प्लीज़ ये घर पेंट कर दो। ओके अब ऑफ़र दे दी है इसने 20,000 रुपीज़ की, सर्टेन सम ऑफ मनी। कॉन्ट्रैक्टर अब भी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुनता है। अब क्या होता है, एंड मेक सम एडवांस पेमेंट टू हिम। अब आपने क्या किया, आपने उसके हाथ में 5,000 रुपीज़ एडवांस में दे दिए। अब जैसे ही आपने उसके हाथ में 5,000 रुपीज़ दे दिए, सुनिए ध्यान से, अभी तक वो कुछ बोल नहीं रहा था। अब जैसे ही आपने एडवांस पेमेंट करा, then the receiving of advance payment itself amounts to an acceptance by the contractor। जैसे ही आपने एडवांस मनी उसको दी, उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने जल्दी से अपना हाथ आगे कर दिया कि लाओ ठीक है दे दो, ठीक है। अब जैसे ही उसने अपना हाथ आगे किया है और ठीक है बोला है, ठीक है दे दो, तो ये क्या है, उसका हाथ आगे करना और ठीक है बोलना, ये है एक एक्सेप्टेंस। ओके उसने एक्सेप्ट कर लिया इसका ऑफ़र। ओके जैसे ही उसने हाथ आगे किया तो उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, तो ये बन जाता है एक वैलिड एग्रीमेंट। ऑफ़र भी हुई प्लस एक्सेप्टेंस भी हुई, तो ये बन गया है आपका वैलिड एग्रीमेंट। ओके तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए। नेक्स्ट हमारा एसेंशियल है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ओके अब क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द key constituent of a contract. An agreement is only enforceable if inter alia there is an intention that it should be legally binding. As a general rule, ये आगे अभी समझाऊंगी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या होता है, अगर दो पार्टीज़ हैं, वो ऑफ़र दे रही हैं और सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट भी कर रही है, तो ये बन जाता है आपका एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, ये एग्रीमेंट बनते ही या जब ऑफ़र दे रही हैं तभी से, शुरुआत से इनके दिमाग में लीगल इंटेंशन का होना ज़रूरी है टू मेक अ वैलिड एग्रीमेंट। ओके इनके दिमाग में टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन होना ज़रूरी है, लीगल इंटेंशन होना ज़रूरी है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। आपके दिमाग में शुरू से ही ये आना चाहिए कि अगर ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुई या ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं हुई मेरी, तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट इसके अगेंस्ट जिसको मैंने ऑफ़र दी है, इसने अगर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं की, तो मैं इसके अगेंस्ट केस फाइल करूँगा या करूँगी। ओके ये आपके दिमाग में शुरू से होना चाहिए कि एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एज अ जनरल रूल
The law presumes that familial and social agreements are not intended to be binding. अब जो हमारा लॉ है वो खुद से ये एज्यूम कर लेता है कि जो फैमिलियल और सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो फैमिली में एग्रीमेंट्स होते हैं और जो सोसाइटी में होते हैं, तो वो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं, एक सोशल एग्रीमेंट्स हैं, वो एक लीगल इंटेंशन नहीं रखते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हस्बैंड वाइफ का गोल्ड नेकलेस वो ऑफ़र करता था, तो वाइफ के दिमाग में कोई लीगल इंटेंशन नहीं थी कि भाई अगर ये नेकलेस लेकर नहीं आया तो मैं इस पर केस करूँगी, ठीक है। तो कोई भी आपकी घरेलू बातें आपकी लीगल इंटेंशन क्रिएट नहीं करती, ओके। तो अब एग्जाम्पल है, सुनिए। तारक promises his wife Anjali to get her a branded lipstick if she will cook good food. अब जो तारक भाई हैं वो प्रॉमिस करते हैं अपनी वाइफ अंजलि से कि भाई आज शाम को डाइट फूड मत बनाना, मुझे तो मसालेदार खाना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं अपनी वाइफ अंजलि से कि अगर तुम शाम को मसालेदार अच्छा टेस्टी खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें एक ब्रांडेड लिपस्टिक गिफ्ट करूँगा, ओके। ऑफ़र रख दी है वाइफ के आगे कि ब्रांडेड लिपस्टिक लेकर आएंगे, ऑलराइट। अब अंजलि कुक्ड डिलीशियस फूड। अब अंजलि जो है उन्होंने बहुत ही मज़ेदार खाना बना दिया, डिलीशियस फूड, बट तारक डिड नॉट ब्रिंग द लिपस्टिक फॉर हर। अब तारक जो हैं वो लिपस्टिक लाना भूल गए या नहीं लेकर आए। अंजलि ने तो अपना वादा पूरा कर लिया, डिलीशियस फूड उनके आगे प्रेजेंट कर दिया, बट जो तारक हैं उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अंजलि कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन इन अ कोर्ट टू एनफोर्स द एग्रीमेंट एज इट लैक्ड द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ओके। अब क्या हुआ, ये जो अंजलि हैं ये कोर्ट में नहीं जा सकती अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, तारक के अगेंस्ट कि भाई तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूँगी। वो नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कोई लीगल इंटेंशन नहीं थी। इट लैक्ड द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, ओके। अंजलि के दिमाग में कोई भी लीगल इंटेंशन नहीं थी जब तारक प्रॉमिस कर रहे थे उनसे, जब प्रॉमिस कर रहे थे वो कि भाई खाना बनाना और मैं तुम्हें लिपस्टिक गिफ्ट करूँगा, तो तब अंजलि के दिमाग में कोई भी लीगल रिलेशन को क्रिएट करने का आइडिया नहीं था, ऑलराइट। तो यही है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। अब इसी पॉइंट पर बेस्ड एक केस लॉ है, बहुत ही फेमस केस लॉ है ये, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। ये इसी एसेंशियल के ऊपर है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशंस। इसका आइडिया इसी के केस की बेस से लिया गया था, ओके। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन इसी केस का आइडिया है। अब इस केस में क्या हुआ था, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ऑलराइट। ये हस्बैंड वाइफ का केस है, इसी से हमें ये पॉइंट मिला था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज द पार्ट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब क्या हुआ था इस केस में, सुनिए। द हस्बैंड ब्रॉट वाइफ टू इंग्लैंड फ्रॉम श्रीलंका। ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को ले जाता है इंग्लैंड, ऑलराइट। कहाँ से? श्रीलंका से, दोनों श्रीलंका में रहते हैं। ये अपनी वाइफ को ले जाता है इंग्लैंड। अब क्या हुआ, द हस्बैंड हैड टू रिटर्न बट वाइफ स्टेड फॉर मेडिकल रीजंस। अब हस्बैंड जो थे वो तो वापस आ गए इंग्लैंड से, लेकिन वाइफ को जो था वहीं रुकना पड़ा, कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से, अपने चेकअप्स और ट्रीटमेंट कराने की वजह से उनको वहीं रुकना पड़ा। अब ये हस्बैंड आ चुके हैं वापस, ओके। अब आगे सुनिए। ही प्रोमिस टू पे हर ₹30,000 पर मंथ अंटिल हिज रिटर्न। अब जो ये हस्बैंड है इसने अपनी वाइफ से प्रॉमिस कर लिया कि भाई जब तक मैं वापस आकर तुम्हें ले नहीं जाता तो जब तक मैं तुम्हें 30,000 पर मंथ मैं तुम्हें पे करूँगा जब तक मैं तुम्हें वापस आकर ले नहीं जाता, ओके। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया वाइफ से और वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ओके ठीक है। अब
व्हेन ही फेल्ड टू पे द वाइफ सूड द हस्बैंड। अब हस्बैंड ने जब पैसे नहीं दिए, फेल हो गए वो पैसे देने से, तो वाइफ ने क्या किया, उन पर केस फाइल कर दिया। ऑलराइट, अब वाइफ्स एक्शन फेल्ड बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन मूव्ड फ्रॉम हर। ओके, अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए सेकंड पॉइंट क्या है, कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। ठीक है, फर्स्ट एग्रीमेंट तो यहाँ बन गया, फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ फुलफिल हो गई। हस्बैंड ने ऑफर दी वाइफ को कि भाई मैं तुम्हें 30,000 रुपीज़ पे करूँगा हर मंथ, और वाइफ ने जो थी वो एक्सेप्ट कर ली कंडीशन। तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है, एग्रीमेंट बन चुका है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है, कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज़। अब दोनों पार्टीज़ को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। अब इस ऑफर पर बेस्ड वाइफ को तो रिटर्न में मिल रहा है 30,000, लेकिन हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा, तो देयर इज़ नो कंसिडरेशन, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती। अब थर्ड कंडीशन क्या है, देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट फाउंड। अब जो थर्ड कंडीशन होती है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये भी यहाँ पर नहीं है। क्यों, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, ये थर्ड कंडीशन भी फेल हो गई, ये भी यहाँ नहीं है, क्योंकि जब वो ऑफ़र दे रहा था वाइफ को, तो वाइफ या हस्बैंड के दिमाग में कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि हमें कोई केस फाइल करना पड़ेगा, कोई भी लीगल रिलेशन से रिलेटेड कोई इंटेंशन नहीं थी। तो ये थर्ड पॉइंट भी फेल हो जाता है। ओके, अब द कोर्ट स्टेटेड इन हस्बैंड एंड वाइफ केसेस burden of proof is on the plaintiff to prove the intention to create legally binding agreement। अब कोर्ट ने यहाँ पर एक और चीज़, एक और जजमेंट पास कर दिया, क्या कि हस्बैंड और वाइफ के केसेस जो होंगे उसमें जो प्लेंटिफ है, मतलब जो केस फाइल कर रहा है, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ थी, ऐसी कोई इंटेंशन थी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ प्लेंटिफ कौन है, वाइफ है, वाइफ ने फाइल किया है केस, जो केस फाइल करता है वो होता है प्लेंटिफ। ओके, तो यहाँ वाइफ ने केस फाइल किया है, तो यहाँ वाइफ को प्रूफ करना होगा कि जब ये मुझे ऑफ़र दे रहे थे तो मेरे दिमाग में लीगल रिलेशन को क्रिएट करने का इंटेंशन था, मैंने ये सोचा था कि अगर इसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मैं केस फाइल करूँगी। ओके, अब यहाँ अगर वाइफ ये चीज़ प्रूफ कर देती है तो तब ये बन जाता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ऐसा नहीं होता। फैमिली वाले एग्रीमेंट्स में लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने का आइडिया नहीं होता और ना ही लोग प्रूफ कर पाते हैं ये चीज़। ओके, सो दिस इज़ अ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, उसका बहुत ही मेन केस है ये जो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। मैंने आपको मेन क्रक्स जो था इस केस का वो बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से ये स्टडी करना है खुद से। जो मेन क्रक्स था, जो निचोड़ था पूरे केस का, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एसेंशियल है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? लॉफुल कंसिडरेशन इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल इज विच कैन बी सीन और टच्ड। टेंजिबल का मतलब होता है वो चीज़ जो टच कर सकते हैं हम, जो छू सकते हैं और जो देख सकते हैं, विच कैन बी सीन और टच्ड, ये मतलब होता है टेंजिबल का। और इनटेंजिबल जो हम नहीं छू सकते, नहीं देख सकते, वो होता है इनटेंजिबल। तो लॉफुल कंसिडरेशन इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू, ऐसी वैल्यू, ऐसा रेम्युनरेशन जो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, that may be transferred in exchange for something else of value। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक्सचेंज में
मिल रही है, अगर आप इसको कुछ दे रहे हैं तो सामने वाली पार्टी भी आपको एक्सचेंज में दे रही है, वो होता है लॉफुल कंसिडरेशन। ओके, दोनों पार्टीज़ को एक्सचेंज में कुछ ना कुछ मिलना कंपलसरी है। ओके, thus there must be mutual consideration between the parties to a contract। mutual consideration होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज की सहमति होनी चाहिए। mutual consideration होना is very compulsory। Conversely, if the contract lacks consideration, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिड्रेशन ही नहीं है, दोनों पार्टीज को एक्सचेंज में कुछ नहीं मिल रहा, या किसी एक पार्टी को ऑन अदर साइड, अगर एक पार्टी को एक्सचेंज में मिल रहा है पर दूसरी पार्टी को नहीं मिल रहा, देन इट विल नॉट बी एनफोर्स्ड एट लॉ। तो फिर आप वो कानून की नज़रों में वो लॉफुल नहीं है। तो यही होता है लॉफुल कंसिडरेशन, जब आपको एक्सचेंज में, दोनों पार्टीज़ को एक्सचेंज में कुछ ना कुछ मिलता है। ऑलराइट, अब इसको और ठीक से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब इलिस्ट्रेशन है, A agrees to sell his house to B for ₹10,000। अब जो A है वो सेल करता है अपना हाउस, किसको? B को। ओके, और B जो है 10,000 में एक्सेप्ट कर लेता है उसका हाउस। ठीक है, अब यहाँ B's promise to pay the sum of ₹10,000 is the consideration for A's promise to sell the house। ओके, अब ये जो B है इसने एक्सेप्ट कर लिया है घर को ख़रीदने के लिए 10,000 में। अब इसका जो प्रॉमिस है ये प्रॉमिस बन गया। अब B का जो प्रॉमिस है 10,000 देने का, वो A के लिए कंसिडरेशन है। ओके, ए ऑफ़र दे रहा है अपने हाउस की और बी उसको 10,000 पे कर रहा है, कंसिडरेशन हो गया ये ए के लिए। तो ए को 10,000 मिल गए। ऑलराइट, एंड एज प्रॉमिस टू सेल दी हाउस इज़ दी कंसिडरेशन। और ए क्या देता है? ए देता है अपना हाउस बी को। ए का प्रॉमिस है हाउस देना बी को, तो ये क्या है? ये इसके लिए, बी के लिए कंसिडरेशन है। अब बी सोचेगा भाई मुझे अभी हाउस मिला तो नहीं है, तो ये जो प्रॉमिस है, ये जो हाउस देने का प्रॉमिस है, ये बी के लिए कंसिडरेशन है। ऑलराइट, तो बी को भी कंसिडरेशन मिल गया और ए को भी कंसिडरेशन मिल गया, तो ये बन गया आपका लॉफुल कंसिडरेशन। दिस इज द लॉफुल कंसिडरेशन व्हेन बोथ द पार्टीज रिसीव्स द कंसिडरेशन, देन ओनली इट इज कॉल्ड अ लॉफुल कंसिडरेशन। अगर एक पार्टी को भी एक्सचेंज में कुछ नहीं मिलता तो वो फिर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट एसेंशियल है हमारा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ओके, अब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी। अगर कोई बच्चा है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, 16 साल का बच्चा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या वो वैलिड है? 16 साल का बच्चा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या वो वैलिड है? नो, इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो फर्स्ट इज, कोई भी पर्सन अगर मेजर है, 18 ईयर्स से ऊपर है, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन हो गई कि आपको मेजर होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। ऑलराइट, तभी आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, ये 17 ईयर्स का एक बच्चा है जो जाता है शॉपकीपर के पास क्या लेने के लिए। वो कहता है, ये 17 साल का बच्चा कहता है शॉपकीपर से कि मुझे दाल चाहिए। ऑलराइट, ये दाल की ऑफ़र रखता है शॉपकीपर के सामने। अब शॉपकीपर जो है वो कहता है ठीक है, 100 पे कर दो। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, इस बच्चे ने इसको 100 दे दिए और इसने इसको दाल दे दी। ऑलराइट, तो दोनों को एक्सचेंज ऑफर में मिल गया। तो कंसिडरेशन, शॉपकीपर को मिल गए पैसे और इस बच्चे को मिल गई दाल।
और ऑफ़र भी थी जो एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अब क्या ये ऑफ़र वैलिड है? भाई कंसिडरेशन चाहिए था हमें, कंसिडरेशन भी मिल गया, दोनों पार्टीज़ को कंसिडरेशन मिल गया, तो क्या ये वैलिड ऑफ़र है? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर कौन रहा है? ये 17 साल का बच्चा कर रहा है, तो माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। भले ही तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, एग्रीमेंट बन जाए, कंसिडरेशन मिल जाए, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप भी कंफर्म हो जाए, तो तीनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाएं, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है एग्रीमेंट बनने की, वो एक 18 प्लस ईयर्स का ही बच्चा कर सकता है। 18 प्लस का बच्चा नहीं होता, 18 प्लस वाला मेजर पर्सन ही एक एग्रीमेंट कर सकता है, 18 ईयर्स से नीचे एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होगी अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यही होता है आपका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ के, अगर जो पार्टीज़ हैं वो कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो इस लायक हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ये होता है आपका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है कि आपको मेजर होना चाहिए, और सेकंड है साउंड माइंड होना चाहिए। मतलब कोई भी पागल इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर आप किसी पागल इंसान के आगे कॉन्ट्रैक्ट रखते हो और साइन करवा लेते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको मेजर होना पड़ेगा, प्लस साउंड माइंड वाले लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो लोग जिनकी मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है, या उनके पास थोड़ा कम दिमाग है, उनमें सोचने की, वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस समझने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब चलते हैं, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। Capacity of parties refers to each party who is entering into a contract. Capacity of parties का मतलब है हर एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट हो रही है, each is required by law to have the mental and intellectual capacity. दोनों पार्टीज़ की मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ठीक होनी चाहिए, मेंटल कैपेसिटी उनकी एकदम ठीक होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं वो समझ सकें, एंड टू मेक द डिसीजन टू एंटर इट। देयरफॉर पीपल सच एज माइनर्स, दोज ऑफ reduced mental acuity and people under the influence of drugs और अल्कोहल, वो लोग जो माइनर हैं, जो 18 ईयर्स से नीचे हैं, और वो लोग जिनकी मेंटल एक्यूटी कम है, जिनकी सोचने समझने की ताकत कम है, उनकी मेंटल कैपेसिटी कम है, एंड पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, जिसने नशा कर रखा है, अल्कोहल उन्होंने ले रखा है, तो वो would not legally meet the capacity required to enter into an insurance contract. तो ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। किसी ने नशा कर रखा है और उसकी हालत को देखते हुए भी आप उससे साइन करवा रहे हैं, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है उस टाइम के क्या हो रहा है, मेंटली कैपेसिटी उसकी ठीक नहीं है, उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। ओके, तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ भी आपको समझ आ गया है। हमने कितने एसेंशियल्स कवर कर लिए हैं आज? वी हैव कवर्ड A, B, C and D। हमने 4 एसेंशियल्स आज की क्लास में कवर कर लिए हैं। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी E से लेकर I तक मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगी। ओके, सो आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।